6 साल पहले मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, एक स्टॉक खरीदा और सिर्फ 6 महीने के अंदर -40% गिरा। सोचो, आपने 1 लाख इन्वेस्ट की और वो सिर्फ 60,000 रह जाए, कैसा फील होगा। हर जगह पैनिक था। यूट्यूब खोलो, मार्केट क्रैश के वीडियो, न्यूज़ खोलो, निफ्टी 2000 पॉइंट्स डाउन। हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही थी, सेल बिफोर इट्स टू लेट। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये कोई छोटा स्टॉक नहीं था, ये मार्केट लीडर था। उस वक्त मेरे पास दो चॉइस थे, सेल करके लॉस बुक कर लूं या वेट करूं एंड रिस्क ले लूं। मैंने जो उस समय डिसीजन लिया, उसने मेरी इन्वेस्टिंग अप्रोच परमानेंटली चेंज कर दी। ये वीडियो एंड तक देखना, मैं बताऊंगा वो कौन सा स्टॉक था। आप लोगों के पास भी वो स्टॉक होगा और उस स्टॉक ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा, नेक्स्ट मल्टीबैगर क्या है ये भी नहीं बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स कैसे एनालाइज करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे रीडिजाइन करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रैश के टाइम पे पैनिक कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि रियल प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता, रियल प्रॉब्लम होती है डिसीजन मेकिंग। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो और रैंडम इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते हो तो एक सिंपल सा डिसीजन लो, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम स्टॉक टिप्स नहीं बेचते, हम यहाँ थिंकिंग बिल्ड करते हैं। चलो एक अपनी थिंकिंग देखते हैं। अभी पहले ये स्टॉक का चार्ट देखो। पहला थॉट क्या आता है कि ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। अभी इसे एक्सपैंड करते हैं और थोड़ा लॉन्ग होराइजन पे देखो, वापस ऊपर गया और एक्सपैंड करो, वापस ऊपर गया। अब ये सोचने लगते हो कि स्टॉक बहुत भाग गया है तो अभी नहीं खरीदना चाहिए। फिर एक दिन 20-30% करेक्शन आ जाता है और अब आप सोचते हो कि स्टॉक बहुत गिर गया है और गिर गया तो इसलिए ना आप ऊपर खरीदते हो ना नीचे। एंड फिर वही लूप कीप्स ऑन गेटिंग रिपीटेड। आपको इस लूप से निकलने के लिए गैस नहीं, फ्रेमवर्क चाहिए, सिस्टम चाहिए एंड मैं वही सिस्टम्स बताता हूँ। अब बात करते हैं कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड थियोरी नहीं देने वाला, सिर्फ 3 फिल्टर्स जो एक्चुअली में काम करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग। कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए, मोनोपोली, डुओपोली या एटलीस्ट टॉप प्लेयर। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लीडर ही बनाता है। और लीडर कैसे बनते हैं? पावरफुल ब्रांड से या फिर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से। और अगर कंपनी के पास मोट नहीं है तो ये कंपनी टिकेगी नहीं। सेकंड है कंसिस्टेंट ग्रोथ। सिर्फ 1 साल की ग्रोथ देख के एक्साइट मत होना। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रही है देन इट्स गुड। देखो, 1 गुड ईयर कैन बी लक बट कंसिस्टेंट ग्रोथ नीड्स बिजनेस क्वालिटी। एंड थर्ड है लो डेट। देखो, अच्छे टाइम पे सब कंपनीज अच्छा करती है, लेकिन रियल टेस्ट कब होता है? जब साइकिल डाउन होती है, तब हाई डेट वाली कंपनीज टूट जाती है। देखो, हाई डेट इज इक्वल टू रिस्क एंड लो डेट इज गुड फॉर सर्वाइवल। अब प्रॉब्लम है कि लोग ये जानते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए आज हम देखेंगे कि डेटा को यूज करके कैसे इमोशंस हटा सकते हैं। मैं सिर्फ 4 फिल्टर्स यूज करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। पहला, रेवेन्यू 10% CAGR से ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिट भी 10% से ग्रो होना चाहिए, ROC 15% से ग्रो होना चाहिए एंड ROE भी 15% से ग्रो होना चाहिए। सिर्फ ये 4 फिल्टर्स आप किसी भी टिकर टेप में डाल सकते हो एंड आपको स्टॉक्स की शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी। इससे आपका इमोशन हट जाएगा, नॉइस हट जाएगी एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज बचेगी। और एक चीज याद रखना, इन्वेस्टिंग बोरिंग लगनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग लग रही है तो आप या तो गैम्बल कर रहे हो या फिर ओवर ट्रेड कर रहे हो। इन फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद मैंने स्टॉक्स की लिस्ट निकाली जो मुझे अच्छे लगते हैं। पहला है बजाज फाइनेंस। ये वही स्टॉक है जिसमें मैंने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की एंड वो 40% से गिरा। मैंने इस स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी 17% है सिर्फ। यूएस में वो 90 to 95% है। तो मुझे लगता है इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन आगे जाके काफी बढ़ने वाला है और बजाज फाइनेंस को फायदा होगा। बजाज फाइनेंस का बिजनेस सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये लोगों को लोन देते हैं हर चीज के लिए, कार चाहिए, घर चाहिए, हर चीज के लिए, इवन बिजनेसेस को भी लोन देते हैं। देखो, इंडिया में क्रेडिट क्रंच हमेशा रहने वाला है। लोग जो भी चीजें अपनी लेते हैं वो मोस्टली लोन पे ही लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस की डिमांड हमेशा रहेगी। सेकेंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इंडिया का SUV मार्केट देखो, थार, स्कॉर्पियो। महिंद्रा क्या अमेजिंग गाड़ियां निकाल रहा है आजकल। आपने भी देखा होगा रोड पे काफी सारे महिंद्रा की गाड़ियां आ गई है। उनकी BE6 भी नई वाली बहुत बढ़िया थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा मारुति जैसे सस्ती गाड़ियां नहीं बनाते, उन्होंने वो प्रीमियमाइजेशन पे प्ले किया है और उन्होंने रिसेंटली अपना ब्रांड काफी अच्छी तरीके से ग्रो किया है। अब जो भी देखोगे महिंद्रा की गाड़ियां काफी बिकी जाती है, उनका मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। थर्ड है हिंदुस्तान कॉपर कंपनी। देखो, कॉपर एनर्जी ट्रांजिशन का बैकबोन है।
ईवीज में कॉपर यूज होता है, रिन्यूएबल्स में कॉपर यूज होता है, इवन डेटा सेंटर्स में भी कॉपर वायरिंग होती है। देखो, इंडिया में कॉपर की बहुत शॉर्ट सप्लाई है, हम लोग काफ़ी सारा इंपोर्ट करते हैं, बट इसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है और इंडिया में ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी फायदा लेगी अपना। फोर्थ है मुथूट फाइनेंस। बिजनेस समझने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इनका बिजनेस है, ये गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, मतलब इनकी काफ़ी सिक्योर्ड लैंडिंग होती है। इंडिया के हाउस होल्ड में 25,000 टन से ज़्यादा गोल्ड है और जब भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है वो गोल्ड को गिरवी रख के लोन लेते हैं। और मुथूट फाइनेंस की काफ़ी सिक्योर लैंडिंग होने की वजह से इनके कस्टमर्स ज़्यादा डिफॉल्ट भी नहीं करते, तो बैंकिंग और लोन वाली इंडस्ट्री में मुथूट फाइनेंस का काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू है। फिफ्थ है पॉलीकैब। देखो, सब लोग एआई डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसी होगी? वायर्स एंड केबल्स से। सिक्स्थ है एमसीएक्स। देखो, लोग काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेड करते हैं, गोल्ड, ऑयल, कमोडिटी, स्टॉक्स, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे ट्रेडर्स नहीं बनाते, सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है प्लेटफॉर्म। एमसीएक्स पे लोग कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, ऑयल, गोल्ड जैसे, और ये अर्न करते हैं ट्रांजैक्शन फीस से। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे और उतना उसको फीस मिलेगी। और जितना क्रूड वगैरह वोलेटाइल हो रहा है, जैसे आजकल रिसेंटली हो रहा है, उतने लोग कमोडिटी हेज करेंगे और उसका फायदा एमसीएक्स को मिलेगा। सेवेंथ स्टॉक है सीडीएसएल। इंडिया में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं और सीडीएसएल उनको आपके स्टॉक्स को अच्छे से होल्ड करता है और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरीज है और सीडीएसएल की काफ़ी अच्छी डुओपोली है, तो इसलिए सीडीएसएल की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन स्टॉक मार्केट बढ़ने ही वाले हैं। सो ये है 7 स्टॉक्स, और याद रखना मैंने आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स नहीं दी है, मैंने आपको पैटर्न्स दिए। ये कंपनीज काफ़ी अच्छे मार्केट लीडर्स है, इनकी लो डेट और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट 35% इन्वेस्टेड होगा ग्रोथ इंडस्ट्रीज में जो अभी काफ़ी ग्रोइंग है, जैसे रिन्यूएबल्स। देखो, यहाँ वॉलेटिलिटी होगी, स्टॉक्स नीचे गिरेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से ही आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट लास्ट 10% इन्वेस्टेड रहेगा हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में। ये मेरे स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन पे मेरा हाई कन्विक्शन है, जिन पे मैं बेट लेना चाहता हूँ। ये काफ़ी रिस्की स्टॉक्स है, ये 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2x, 5x, 10x भी हो सकते हैं, तो ये मेरे मल्टी बैगर की कैटेगरी है। तो आप भी ये फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो। 55% आपको स्टेबिलिटी देगा, 35% आपको ग्रोथ देगा एंड लास्ट 10% आपको आउटसाइज रिटर्न्स देगा। अगर आप ऐसे लॉजिकल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर से इन्वेस्टिंग करोगे तो मार्केट क्रैश के टाइम पे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट रिकवर होगा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर चला चुका होगा। क्योंकि मैंने भी वही डिसीजन लिया था 6 साल पहले, जब बजाज फाइनेंस 40% गिरा था, मैंने पैनिक में आके सेल नहीं किया, मैंने उसे होल्ड किया। और मैं बताऊंगा नहीं, आप ही जाके देख लेना बजाज फाइनेंस ने कितने ज़्यादा रिटर्न्स दिए पिछले 6 साल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो। मैं मेक श्योर करूंगा कि 2-3 हफ्ते बाद आपके टॉपिक में आपने जो वो टॉपिक लिखा है उस पर वीडियो आ जाएगा। और अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। सो लेट्स मेक श्योर कि हम साथ में अमीर बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।